दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB थर्ड ईयर सेम आपका फिफ्थ एक्ट आपका BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जिसका कोड है 5007। इससे पहले इसका नाम था लॉ ऑफ एविडेंस 1872। 5003 इसका कोड था। लेकिन अब क्या करना है, जो लॉ ऑफ एविडेंस जो पुराना वाला था उसकी तैयारी बैक और एक्स स्टूडेंट करेंगे और 5007 की न्यू स्टूडेंट तैयारी करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट बिटवीन वाला है, ये अंतर वाले क्वेश्चन है। और एक के अंदर मतलब क्वेश्चन नंबर 12 में मैं आपको 4 क्वेश्चन इसी में करा दूंगा एक साथ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपना 12 का 1 क्वेश्चन है सुसंगति और ग्राह्यता में अंतर बताइए। ठीक है, सुसंगति और ग्राह्यता में अंतर। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुसंगति और ग्राह्यता में अंतर कीजिए। सुसंगति और ग्राह्यता में अंतर निम्नलिखित है। पहला देखते हैं सुसंगति और ग्राह्यता। सुसंगति किसे कहते हैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कोई एक चीज है, जैसे कोई एक हमारा सबूत है, ठीक है, कोई हत्या से संबंधित है। किससे? हत्या से संबंधित है। और ये क्या है, जो सबूत है ये क्या है, बिल्कुल सत्य है, उसको कहते हैं सुसंगति। ठीक है, दूसरा एक दूसरा सबूत है, वो भी क्या है, वो भी हत्या से संबंधित है, हत्या से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कहेंगे कि पहले वाला और दूसरे वाला जो भी सबूत है वो क्या है, एक जैसे हैं, एक ही केस से संबंधित हैं। लेकिन अब बात करते हैं यहां पर, जैसे ये दो सबूत हैं, इनमें से ग्रहण कौन सा करेगा न्यायालय। ठीक है, सुसंगति मतलब संबंध तो दोनों जने, दोनों जो सबूत हैं किससे रखते हैं, किसी हत्या से रखते हैं। लेकिन अब न्यायालय का विवेक है ग्राह्यता, उसमें से कौन सा ग्रहण करे, यानी कि न्यायालय इसमें से वही ग्रहण करेगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, न्यायालय कौन सा ग्रहण करेगा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और सुसंगति में और भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं, अब इनके पॉइंट देखते हैं। ये अक्सर आपका 10 नंबर में प्रश्न आता है, और अगर 5 नंबर में आएगा तो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आप इसके लिख देना। सुसंगति, इसका अर्थ है एक तथ्य दूसरे तथ्य से संबंधित है। ठीक है, एक तथ्य जो है दूसरे से संबंधित है, जैसा अभी मैंने बताया है। जैसे कोई हत्या हुई है और हत्या से संबंधित कोई हमारे पास सबूत है या तथ्य है, और एक दूसरा भी हमारे पास है, तीसरा भी है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं सबूत तथ्य कि भाई ये हमारे पास है, या किसी प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, यानी हमारे पास दस्तावेज हो सकते हैं, हो सकता है ओरिजिनल हो सकता है कॉपी हो। ठीक है, इस प्रकार से, या हमने सरकारी सरकारी दस्तावेजों से निकलवा लिए हो, तो इस प्रकार क्या है, वो सुसंगति है। मतलब एक ही चीज की हम कई चीजें आपको प्रकट कर रहे हैं। बात करते हैं ग्रहीता, इसका अर्थ है स्वीकार या ग्रहण करने योग्य। अब हमारे पास सबूत तो बहुत सारे हैं, सही है, लेकिन न्यायालय उसमें से स्वीकार कौन सा करेगा, ये न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और न्यायालय जिसको स्वीकार करेगा उसको बोलते हैं ग्रहीता। आगे चलते हैं, दूसरा है सभी सुसंगत तथा साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य नहीं होते। सभी सुसंगत तथ्य साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य नहीं होते, जैसा कि अभी मैंने बताया है। प्रथम हो सकता है, द्वितीय हो सकता है, और भी बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं, सबूत हो सकते हैं, लेकिन न्यायालय सिर्फ वही स्वीकार करेगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी मैंने यहाँ पे बताया है, तो यहाँ पे बोल रहा है सभी सुसंगत तथ्य साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य नहीं होते।
यह आवश्यक है कि सभी ग्रहण तथा सुसंगत हों। लेकिन यहां पर एक बात बोली है, ग्रहता का जो दूसरा अर्थ है वो है ग्रहण। लेकिन जो ग्रहण किए जा रहे हैं वो कैसे हों? सत्य हों। सुसंगत का मतलब क्या है? सत्य हो और क्या हो? महत्वपूर्ण हो जो ग्रहण किए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहले इसका नाम जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था 1872, लेकिन अब इसका नाम कर दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, ऐसे देखते हैं कि धारा 6 से 55 तक के समस्त तथ्य सुसंगत होते हैं। तो यहाँ पे एक बात बोली है कि जो बात सेक्शन 6 से 55 तक है वो सभी क्या है? सुसंगत तथ्यों के बारे में है। तथ्यों की सुसंगति के लिए आवश्यक है कि वे धारा 6 से 55 तक दिए गए तथ्यों में आते हों। मतलब जो सेक्शन है, इनके जो पॉइंट बताए हैं और ये कह रहे हैं वो सभी सुसंगत जो तथ्य हैं, जो इसके रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो इन सेक्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और जब 2023 का आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये 4 से 50 मिलेंगे बीएसए में। ये क्या है? यहां पर बीएसए 4 से 50 सेक्शन में आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहां पर बोला है जो सुसंगत तथ्य होते हैं इस धारा में उसके बारे में वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। तथ्यों की ग्रहता के लिए आवश्यक है कि साक्ष्यों में दिए जाने वाला तथ्य किसी नियम के अंतर्गत अग्राह्य न ठहराया गया हो। जिस सबूत को, जिस तथ्य को हम ग्रहण कर रहे हैं वो इस धारा के अनुसार 4 से 50 और 6 से 55 जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग अग्राह्य ना ठहराया गया हो। मतलब उसे ऐसा ना बताया गया हो कि ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। अगर ये सेक्शन कह रहे हैं कि ये स्वीकार करने योग्य हैं तो उनमें से कोई सबूत या तथ्य ग्रहण किया गया हो। आगे चलते हैं। तथ्यों की सुसंगति तर्कशास्त्र पर आधारित होती है। तथ्यों की ग्रहणता विधि पर आधारित होती है। ये क्या है? तर्क। जैसे किसी तथ्य के बारे में हम किसी हत्या का पता करने के लिए किसी गांव में गए और हत्या जो है सभी व्यक्तियों को मालूम है और बहुत से लोगों ने देखी भी है क्योंकि वहां पर झगड़ा हुआ था और झगड़े में कम से कम 50-100 आदमी उस झगड़े को देख रहे थे और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब वहां पर सबूत के तौर पर कोई अपनी राय कुछ और देगा, कोई कुछ और राय देगा, कुछ और बताएगा, कुछ और बताएगा। तो वहां पर अगर 50 लोगों से बात की जाएगी तो 50 तरह की वो बातें बताएंगे। लेकिन उन 50 में से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है? ग्रहणता, जो विधि पर आधारित है। लेकिन तर्कशास्त्र मतलब तर्क तो उसमें और सारे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सुसंगति तथ्य का प्रेषण है, ग्रहता विधि का प्रेषण है। ये क्या है? सुसंगति तथ्य का प्रेषण मतलब कितने तथ्य हो सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और ग्रहता, ग्रहण करने का जो प्रश्न उठता है वो क्या है? विधि के द्वारा है। आगे चलते हैं। सुसंगति एक वंश है। सुसंगति एक वंश है, ग्रहता सुसंगति की जाति है। इसे काट। वंश यानी कि इसमें तो बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं, बहुत सारी सबूत हो सकते हैं, बहुत सारे अन्वेषण हो सकते हैं, लेकिन ग्रहता जो है वो सिर्फ एक है। मतलब उन सभी में से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो उसको स्वीकार किया जाएगा। हो सकता है ग्रहण करने में जहां पर 50 सुसंगत तथ्य हों और 50 में से कोई 2 ग्रहण कर लिए गए हों तो वो क्या है? महत्वपूर्ण जाति कहलाएंगे। उम्मीद करता हूं यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विबंधन और स्वीकृति में अंतर कीजिए। विबंधन और स्वीकृति में निम्नलिखित अंतर है। एक बात और बता देना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर कोई डाउट है या कोई अपना परेशानी बताते हैं या वीडियो के बारे में कुछ कहते हैं। तो भाई वीडियो को पूरी देखा करो। आप जो कमेंट करते हो उनके जवाब मैं वीडियो के अंदर दे देता हूं। आपकी जो समस्याएं होती हैं उनका सॉल्यूशन मैं वीडियो में देता हूं। जो स्टार्टिंग में जो मैं वीडियो चलाता हूं, जब मैं आपका स्टार्ट कर रहा होता हूं, जैसे ये सारी चीजें बताता हूं, तभी मैं आपकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, बातें हैं, मैं वो बता देता हूं। अगर मेरे से कोई गलती होती है या मुझे करेक्ट करना होता है तो वो मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूं। लेकिन आप क्या करते हो, उन 5-6 मिनटों को काट के आगे भाग जाते हो।
उसमें आप सोचते हो कि एवरीडे आपको एक जैसी बातें बताते हैं, इसे काटो और अपना क्वेश्चन पे स्टार्ट कर दो। ऐसा मत करा करो, वहां पे मैं आपको महत्वपूर्ण चीजें प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है। इसी प्रकार से एक सिस्टर ने बोला था कि सर विबंधन मेरी समझ में नहीं आया है। मैंने एक वीडियो में उसे एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, आपने उसे नहीं देखा होगा, लेकिन मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ और स्वीकृति को दोनों को बताऊंगा। और आपके जो डाउट होते हैं मैं स्टार्टिंग में बताता हूं, उन्हें आप रोक के देखा करो। ठीक है भाई। दूसरी बात, आप इस वाले चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हो। यहाँ पर मैं आपके एवरीडे आपकी क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई न्यूज़ है, नोटिफिकेशन है, वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेकिन आप पता नहीं आप किस जिद में बैठे रहते हो, उसे फॉलो नहीं कर रहे हो। भाई मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है 12 नंबर का मैंने करा दिया है, 13 नंबर का है। विबंधन और स्वीकृति में निम्नलिखित अंतर हैं। पहले विबंधन को समझा देता हूं। ऐसे इसे देखते हैं। जैसे एक कै नाम का पुत्र है और खे नाम की माता है। ठीक है। माता के नाम पर, माता क्या है, एक वृद्ध महिला है। कैसी है, वृद्ध महिला। ये चल सकती है, फिर सकती है, बोल सकती है, सुन सकती है, और ये जो भी कुछ कर रही है इसको सब पता है। मतलब चलने फिरने वाली क्या है, वृद्ध महिला है। इसे पता है कि इसके साथ क्या हो रहा है या ये क्या कर रही है, इसकी मानसिक स्थिति सही है। और इसके पास क्या है, एक भूमि का टुकड़ा है। इसका पुत्र कै उस भूमि के टुकड़े को बेचने की बोलता है, और ये दोनों आपस में रजामंद हो जाते हैं। कै और खे यानी पुत्र और माता रजामंद हो जाते हैं, और ये जो भूमि का टुकड़ा है इसे सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। और जब भूमि को बेचा जा रहा था तो खे जो माता थी अपने हस्ताक्षर करती है और गवाही भी देती है, और भूमि का टुकड़ा किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में चला जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये माता कहती है कि ये जो मैंने भूमि का टुकड़ा बेचा है वो मेरी मर्जी नहीं थी, वो तो धोखे से मेरे से बिकवाई गई है। तो इसमें कहा जाएगा कि आप उसमें रजामंद थे। तो यहां पर क्या है, वो क्या है, माता रजामंद है, उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। और यहां पर कहेंगे कि आपने विबंधन किया है, आपकी मर्जी से हुआ था वो, और आप इसे नकार नहीं सकती हैं। तो ये क्या थी, पहले से रजामंद थी, उसे कहते हैं विबंधन। स्वीकृति बोलते हैं जो व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसे स्वीकृति कहते हैं। आगे चलते हैं। विबंधन का पॉइंट नंबर 1 है, यह एक साक्ष्य का नियम है जो पक्षकार को अपने पूर्व में कहे गए कथन को विरुद्ध जाने से रोकता है। इसे पढ़ना, अपने पूर्व में कहे कथन को विरुद्ध जाने से रोकता है। जो पूर्व कथन है, पूर्व क्या है, जो कथन है उनके खिलाफ जाने से रोकता है। जैसे ये महिला है, वृद्ध महिला, इसने पहले तो इस खेत को बिकवा दिया है, भूमि के टुकड़े को बिकवा दिया, और इसने कथन करा था कि हाँ मैं रजामंद हूं, अपने सिग्नेचर भी करे और गवाही भी दी। कुछ समय के बाद ये उसे मुकरती है, इनकार करती है। तो ये विबंधन क्या कहता है, अपने पूर्व में कहे गए कथन के, यहां पे ये के विरुद्ध जाने से रोकता है। यहां पर फ्लूट लगा देता हूं थोड़ा सा। तो ये कथन के विरुद्ध जाने से रोकता है। अब इसका सही लाइन बन रही है। दूसरा है, यह एक मौखिक एवं दस्तावेजी कथन है जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में किसी अनुमान को स्पष्ट करता है। जैसा कि स्वयं स्वीकार कर ले या तो कोई अपराध, या कोई व्यक्ति अपराधी है लेकिन वो अपराध अपना इनडायरेक्ट तरीके से स्वीकार कर लेता है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं कैसे स्वीकृति कैसे होती है। मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था और एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। ए है और एक बी है, ये कर्ज देने वाला है और एक कर्ज लेने वाला। ठीक है।
इसने 1,000 रुपए किसको दिए? बी को। बी को 1,000 रुपए दिए, ठीक है। जितना समय था, जैसे 1 वर्ष की बोल के दिया था कि 1 वर्ष बाद में आपके पैसे लौटा दूंगा। 1 वर्ष हो गया, ए बी के पास गया अपने पैसे मांगने, तो बी ने बोला कि भाई मैं अभी आपके पैसे दे दूंगा, लेकिन बी के पास पैसे नहीं थे। बी ने पैसे मांगने फिर किसी और से गया, गे से सी से मांगने गया, ठीक है। सी से जब पैसे लेने के गया कि भाई सी से पैसे लेके मैं ए को दे दूंगा और मेरा कर्ज उतर जाएगा, और ये सी से फिर मैं 1 वर्ष का और टाइम ले लूंगा। थोड़ी सी देर में सी के पास डी नाम का व्यक्ति आ जाता है। डी को पता था कि ए ने बी को कर्ज दे रखा है, तो डी कहता है सी से कि तुम बी को पैसे मत देना, वो ए का कर्जदार है और उसी के पैसे इसने 1 वर्ष मैंने दिए, और आपसे पैसे लेके ये आपसे भी इसी प्रकार की चालबाजी करेगा, ठीक है। इस बात को बी सुन लेता है और वहां से निकल आता है शर्म की वजह से, और बात क्या थी? सत्य थी। वहां से उसका निकल आना क्या है? एक मौन स्वीकृति है। क्या है? मौन स्वीकृति। एक होती है आचरण द्वारा स्वीकृति। ये मौन और आचरण दोनों ही है। भाई आचरण उसका कैसा था? उसने बता दिया। जब कोई व्यक्ति करता है या अपराधी होता है तो उसके हाव भाव, उसकी प्रकृति दर्शा देती है, तो ये क्या है? एक स्वीकृति है। इसे अच्छे से समझना है तो इसके ऊपर मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन डाला हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्वीकृति का, आप उसे जाकर देख लीजिए। ये मैंने इस क्वेश्चन को सेट होने के लिए आपको समझा दी है। आगे चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके प्रोवाइड कर सकता है। एक एक्ट की कीमत 199 रुपए है और पांचों एक्ट की कीमत आपकी 499 रुपए है। पॉइंट नंबर 2 है, विबंधन पक्षकारों और उनके हित प्रतिनिधियों के बीच लागू होता है। पक्षकारों और प्रतिनिधियों, प्रतिनिधि कौन थे? कै और ख, ये एक पक्ष हो गए, और दूसरा पक्षकार जिसने भूमि को खरीदा था, जैसे कोई गे नाम का व्यक्ति मान लो। आगे, स्वीकृति पक्षकारों, हित प्रतिनिधियों और अन्य व्यक्तियों पर लागू होती है। ये भी किस पर लागू होती है? भाई इसमें भी कोई पक्ष होने चाहिए। ये निश्चयात्मक होते हैं, ये निश्चायक होते हैं। भूल से किया गया विबंधन साक्ष्य में ग्रहण है। अगर कोई, जैसे ये महिला थी, इसने भूल से भी अगर बेच दिया है, हालांकि ये वृद्ध महिला थी, सब इसको पता था कि अपनी भूमि का टुकड़ा बेच रही है, अगर गलती से बेच रही है तो उसे ग्रहण किया जाएगा। आगे, भूल से की गई संस्वीकृति वापस ली जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति गलती से कोई स्वीकृति कर लेता है तो उसे वापस लिया जा सकता है स्वीकृति को। 4th नंबर का पॉइंट है, भूल से किया गया विबंधन साक्ष्य में ग्रहण है, ये बता दिया है। 5th नंबर का पॉइंट, विबंधन से दूसरे व्यक्ति की दशा में परिवर्तन हो जाता है। जब हम कोई विबंधन करते हैं, जैसे खे नाम की जो वृद्ध महिला थी, उसका जो मन था बाद में बदल गया, लेकिन विबंधन हो जाने से उसकी जो प्रकृति है, उसका जो मन है, वो क्या है? पूर्ण रूप से बदल जाता है और वो चाहकर भी उसे इनकार नहीं कर सकती है। स्वीकृति से दूसरे व्यक्ति की दशा में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे भाई स्वीकृति किसने की थी? बी ने की थी। अब डी पे या सी पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ भाई, ये तो कर्जदार है ही, ये मौन या आचरण इसने स्वीकृति दे दी, लेकिन एक दूसरे पे फर्क थोड़ी पड़ेगा। ना दे रहा तो मत दे भाई। आगे चलते हैं। 6 नंबर का पॉइंट है, विबंधन के द्वारा किसी व्यक्ति को अपने पूर्व कथन से इनकार करने से रोका जा सकता है। जैसे कोई भूमि का टुकड़ा बिक गया और जिसने खरीदा है, अब उसके पास गए कि हमें अपनी भूमि वापस चाहिए, तो जो विबंधन किया है, वो जो महिला इनकार कर रही है कि मैंने ऐसा कोई संविदा नहीं की है, मुझे मेरी भूमि वापस चाहिए, तो उसके इनकार को टाल सकती है। 6 नंबर, स्वीकृति में भी विबंधन उत्पन्न हो सकता है और तब उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जब कोई व्यक्ति स्वीकृति स्वीकार कर लेता है, दो व्यक्ति आपस में स्वीकृति के माध्यम से स्वीकार कर लेते हैं,
तो उसको भी टाला नहीं जा सकता है। लेकिन भूल द्वारा जो स्वीकृति हुई है, अगर गलती से या भूल से हो गई है स्वीकृति, तो उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मन से स्वीकृति कर लेता है, आचरण से, प्राकृतिक रूप से, मौन तरीके से, आकस्मिक तरीके से, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। आगे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, विबंधन और पूर्व न्याय में अंतर कीजिए। देखो विबंधन मैंने भी यहां पे समझा ही दिया है आपको। पूर्व न्याय जो पहले केसों में निर्णय आ चुके हैं, ठीक है, कोई भी केस हो ऑल इंडिया में, अगर उनमें कहीं निर्णय आ गया है या कहीं और का केस है जो हमारे कानून में लागू है, जैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है वो कहां से ली गई है, विभिन्न विभिन्न देशों से ली गई है और ज्यादातर इंग्लैंड से, ठीक है, उनमें अगर कोई पूर्व निर्णय किया जा चुका है, लेकिन अब ये क्या है, बदल के आई है, हमारी आईपीसी में बदलाव हुआ है, ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग भारतीय न्याय संहिता बनी है। अब क्या है, हम ऑल इंडिया में जो भी केस हैं और उनमें जो निर्णय आया है हमारे ऑल इंडिया के, वो संपूर्ण भारत के कोर्टों में लागू होंगे, ठीक है, तो उनके आधार पर ही हम केसों में निर्णय देंगे। हो सकता है कोई केस ऐसे हो सकते हैं जैसे कहीं पे कोई जजमेंट आ गया है किसी केस में, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे कहीं हत्या के लिए 10 वर्ष की सजा दे दी है और कहीं हत्या के लिए 7 वर्ष की सजा दे दी है, तो डिपेंड करता है केस में उसकी प्रकृति कैसी थी, अपराध किस प्रकार का हुआ है, ठीक है, किस चीज से मारा है, हो सकता है उसका कुछ और तथ्य रहा हो और इसका कोई और तथ्य रहा हो, लेकिन मर्डर में क्या है, सजा, तो इसके आधार पर सजा विभिन्न विभिन्न हो सकती है, या न्यायालय अपने विवेक के आधार पर इनमें सजा कम या ज्यादा कर सकता है, लेकिन जो इसमें तथ्य हैं उसके आधार पर कोई तीसरा केस जो होगा उसमें भी इस प्रकार के तथ्यों को देखकर सजा दे दी जाएगी, ठीक है, सजा ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन सजा जरूर दी जाएगी इन निर्णयों के आधार पर, और कहा जाएगा कि इसी प्रकार का अपराध था, उस केस में 10 साल की सजा हुई है, इसी प्रकार का दूसरा अपराध था उसमें 7 साल की सजा हुई है, इसी प्रकार का ये अपराध है, इसमें हम सजा कम बढ़ती बेशक अपने विवेक में न्यायालय कर सकता है लेकिन सजा जरूर मिलेगी। तो जो जजमेंट होते हैं उसके आधार पर निर्णय होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लो, आप ये कहो कि 2023 में जब पेपर हुआ था तो वहां पर लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का था और अब आप 30 नंबर के दे रहे हो सर, तो आपको भी क्या है, निर्णय ले सकते हो कि भाई हमें भी 20-20 नंबर के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, हम पहले के आधार पर या हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि किस प्रकार से पेपर आता है, ठीक है, उसी प्रकार से निर्णय देखते हैं कि हमने प्रीवियस निर्णय कौन से हुए। अब उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा प्रीवियस पेपर के आधार पर। आगे चलते हैं। विबंधन एक साक्ष्य का नियम है जो पक्षकार को अपने पूर्व में कहे गए कथन के विरुद्ध जाने से रोकता है। जाने से मतलब अगर कोई विबंधन करने के बाद, कोई संविदा करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मुकरता है तो उसे मुकरने से रोकता है। निर्णित विषय से न्यायालय का उस विषय पर अधिकार समाप्त हो जाता है जिसे एक बार सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है। अगर एक बार किसी में निर्णय दे दिया गया है सक्षम न्यायालय द्वारा तो वे उसमें दोबारा से निर्णय नहीं देगा और पहले वाले पूर्व न्यायों को देखा जाएगा। आगे चलते हैं। विबंधन पक्षकारों और उनके हित प्रतिनिधियों के बीच होता है। दो पक्षकार होते हैं और विबंधन जिसकी भूमि होती है वो होता है, जैसे माता और पुत्र दोनों थे और एक पक्षकार गया था जिसने भूमि को खरीदा था। निर्णित विषय न्यायालय को अपनी अधिकारिता से वंचित करता है। विबंधन निश्चायक होते हैं। निर्णित विषय प्रक्रिया संबंधी विधि का अंग है। ये निर्णित का मतलब निर्णय ही है, ठीक है, और पूर्व न्याय इसका एक ही अर्थ है, ध्यान रखना।
भूल से किया गया विबंधन साक्ष्य में ग्रहण है। अगर कोई भूल से विबंधन करता है, कोई भूमि बेग भी देता है, तो वो क्या है, ग्रहण की जाएगी। निर्णित विषय न्यायालय के निर्णय से पैदा होता है। जो पूर्व न्याय होते हैं वो न्यायालय के कारण से पैदा होते हैं। अगर किसी न्यायालय ने, किसी अदर स्टेट के न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है, उसी के आधार पर हम दूसरे केस में जजमेंट दे सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं, ठीक है, और वो न्यायालय से पैदा होता है। फिफ्थ है, विबंधन से दूसरे व्यक्ति की दशा में परिवर्तन हो जाता है। विबंधन में क्या होना चाहिए, जो दूसरा व्यक्ति है उसकी जो दशा है, यानी कि उसका जो मन है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। निर्णित विषय वाद के प्रारंभ होने के पहले ही आ जाता है। जब हम कोई केस वहां पर कोर्ट में लेके जाते हैं, तो हम वहां पर जो तथ्य पेश करते हैं, सबूत जो पेश करते हैं, निर्णय तो उन्हीं के आधार पर आ जाता है, ठीक है, लेकिन महज औपचारिकता बाकी रह जाती है कि हम किसी दूसरे केस से उसे मिलाकर देखते हैं, ठीक है। तो इस यहां पर बोला है निर्णय विषय वाद के प्रारंभ होने के पहले ही आ जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, साक्ष्य और सबूत में क्या अंतर है। साक्ष्य और सबूत में निम्नलिखित अंतर है। साक्ष्य और यहां पे सबूत, देखो इससे एक तरीके से समझते हैं। जैसे ए है और बी है, ये किसी गांव के निवासी हैं। किसके, गांव के निवासी। और गांव में, बीचा बीच गांव में इनका क्या हुआ है, झगड़ा हो रहा है इन दोनों का, और इसको कम से कम गांव के 50-100 लोग इसे देख रहे हैं, ठीक है। और झगड़े में किसी एक व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, किसी भी एक पक्ष की मृत्यु हो जाती है। अब पुलिस जाती है अन्वेषण के लिए। पुलिस किसके लिए जाती है, अन्वेषण के लिए। अब पुलिस 50 आदमियों से पूछेगी तो 50 तरह की बातें मिलेंगी, 100 आदमियों से पूछेगी तो 100 तरह की बातें उसे प्राप्त होंगी। अगर उसने सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे 5 व्यक्तियों से पूछा, 5 व्यक्ति के क्या हो गए, साक्ष्य हो गए, ठीक है। अब बात आती है कोर्ट में। भाई यहां तो अगर 100 से पूछेंगे तो 100 तरह के सबूत मिल जाएंगे, 100 तरह की बात मिल जाएंगी, साक्ष्य मिल जाएंगे। चाकू मिलेगा, लाठी मिलेगी, या कोई पिस्तौल हो सकती है, या जिस अन्य कोई कारण हो सकता है जिससे उसकी हत्या हुई हो, ठीक है, किस स्थान पे हुई है। दूसरा, इनकी रंजिश क्या थी, पहली बार लड़ाई हुई है या कोई रंजिश चली आ रही है, पहले भी एक दूसरे के केस आपस में डाल चुके हैं, क्या कर चुके हैं, या कोई भूमि का विवाद था, या कोई पारिवारिक मैटर था। ये सब क्या है, 1 2 3 4 5, और इसमें और 50 तरह की चीजें हो सकती हैं। क्या है, और प्लस 50 हो सकते हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये सब क्या है, साक्ष्य हैं, ठीक है। ये सब क्या है, साक्ष्य हैं। इसमें ये भी शामिल हो सकते हैं व्यक्तियों की बातें। लेकिन जो सबूत होता है, न्यायालय सिर्फ वही चीज पकड़ेगा जो उस मृत्यु को साबित करती हो, ठीक है। वो इधर उधर की फालतू की बातें नहीं सुनेगा। सिर्फ न्यायालय क्या देखेगा, सपोज करो मृत्यु जो हुई थी वो बी व्यक्ति की हुई थी, तो न्यायालय क्या देखेगा कि ए नाम के व्यक्ति ने वी की मृत्यु की है, और किससे की है, चाकू से और लाठी से, ठीक है, और भी कोई औजार हो सकता है। तो सिर्फ न्यायालय को इतना सबूत चाहिए कि ए ने बी की हत्या की है चाकू से, लाठी से, और फलां स्थान पे, और किस टाइम पे। ये रंजिश कौन सी है, भूमि के ऊपर है, पारिवारिक मैटर है, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसे क्या चाहिए, सिर्फ सबूत चाहिए, ठीक है, महत्वपूर्ण, जिससे वो निर्णय दे सके। ये सब क्या है, बकवास की बातें हैं। ये क्या है, साक्ष्य है। इसमें से न्यायालय कौन सा मांगे, वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। न्यायालय मांगेगा, जो मांगेगा वो क्या है, महत्वपूर्ण सबूत। आगे चलते हैं। इसमें बहस को छोड़कर, जो बहस होती है आपस में वकीलों में, या अभियुक्त या वकील के अंदर, ऐसे अन्य समस्त कानूनी साधन शामिल हैं जिनके माध्यम से किन्हीं निर्णय तथ्यों की सच्चाई को साबित या ना साबित किया जा सकता है। जितने भी बातें होती हैं कोर्ट में, बहस को छोड़कर जितनी बातें होती हैं, जितनी जांच होती हैं, अन्वेषण होते हैं, जितने लोगों से पूछते हैं, जो सबूत साक्ष्य मिलते हैं, वो सब साक्ष्य होते हैं।
लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो बिल्कुल पॉइंट को निकाल के रख दें, उनको कहते हैं सबूत। सबूत साक्ष्य का साध्य है, न कि उसका समाधान। ये स्वयं साधन है। ये बिल्कुल निचोड़ कर देता है। आगे चलते हैं। साक्ष्य सबूत का एकमात्र साधन है। साक्ष्य सबूत का एकमात्र साधन है। साक्ष्य से ही क्या निकलते हैं? सबूत निकलते हैं, और एकमात्र साधन है। सबूत साक्ष्य का परिणाम है। भाई बहुत ज्यादा मेहनत करी और काफी साक्ष्य जुटाए, हो सकता है कुछ झूठे भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं, लेकिन शक के दायरे में भी किसी व्यक्ति को पीट कर न्यायालय में पहुंचा दिया जाता है, उससे भी कस्टडी में लेकर उससे वार्तालाप की जाती है, लेकिन वो क्या है, एक साक्ष्य के तौर पे उठाया गया है। ठीक है, लेकिन उससे सबूत के तौर पर पेश नहीं करेंगे। भाई बता देगा तो सही है, नहीं बताएगा तो उसे छोड़ा जाएगा, अगर वो सही सही बात बता रहा है। सबूत साक्ष्य का परिणाम है। साक्ष्य साधन है, सबूत साक्ष्य का साध्य है। साक्ष्य कारण है, सबूत उस कारण का प्रभाव है। साक्ष्य क्या है? कारण है, और उसका क्या प्रभाव है? सबूत। साक्ष्य के द्वारा सबूत का निर्णय होता है। साक्ष्य के द्वारा, भाई जब साक्ष्य होते हैं उनमें से ही सबूतों को निकाला जाता है। सबूत का निर्णय साक्ष्य पर आधारित है। और सबूत कहां से निकाला जाएगा? साक्ष्य पर। और सबूत किस पर आधारित है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? साक्ष्य के ऊपर। भाई जब तक साक्ष्य नहीं होंगे तो सबूत को कहां से निकाल लेंगे? ठीक है, तो यहां पर बोला है साक्ष्य के द्वारा सबूत का निर्णय होता है, जो साक्ष्य मिलते हैं। सबूत का निर्णय साक्ष्य पर आधारित है। 6, साक्ष्य वह वस्तु है जिस पर सबूत की नींव आधारित है। भाई जब तक साक्ष्य एकत्रित नहीं करेंगे, वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है, पहले केस हो सकते हैं, रंजिश हो सकती है, विवाद अविवाद सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, वो साक्ष्य के तौर में एकत्रित किए जाएंगे, और वो क्या है? नींव है। सबूत भवन है तथा साक्ष्य उस भवन की नींव है। भाई नींव कौन रखते हैं? साक्ष्य रखते हैं। साक्ष्य में से कोई एक सबूत निकाला जाएगा, 2 सबूत निकाले जाएंगे, उनके आधार पर निर्णय आता है। उम्मीद करता हूं आपको यह चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। सुसंगति और गृहता में अंतर, दूसरा था विबंधन और स्वीकृति में अंतर, तीसरा था विबंधन और पूर्व न्याय में अंतर, चौथा है साक्ष्य और सबूत में निम्नलिखित अंतर। दूसरा एक बात और बता देता हूं, चैनल को प्लीज भाई सब्सक्राइब किया करो, लाइक करा करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, और वीडियो को काटा मत करो। स्टार्टिंग में जो मैं चीज बताता हूं उसे देखा करो, और मुझे इस बात का पता है, ऐसे लगेगा कि लास्ट में आप जय हिंद लिख के भेजा करो। ठीक है, मैं जय हिंद जय भारत बोलता हूं, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो मुझे पता चलेगा कि आप जय हिंद जय भारत बोल रहे हो। ठीक है, और आपने वीडियो पूरी देखी है, तो आपने वीडियो को अंत तक देखा है, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत लिख के भेजना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।